नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? फिजिक्स कैसी लग रही है? और अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हो ना, तो कोचिंग कैसी चल रही है, ये सब भी मुझे बताना। और मैं तो टीचर हूँ, तो मैं आपको पढ़ाई की बातें ही पूछ सकती हूँ इसके अलावा और कुछ पूछ नहीं सकती। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे वो भी बताना। हमारा जो यूनिट 3 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 1-2 वीडियोस और आएंगे, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं बहुत स्लो करवा रही हूँ, एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोल भी रहे कि मुझे वन शॉट वीडियो डालना चाहिए। मैं वन शॉट वीडियो डालूंगी, लेकिन चैप्टर के एंड में जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में एक वन शॉट वीडियो में मैं सारा का सारा चैप्टर कवर कर दूंगी, ताकि आपका रिविजन हो जाएगा। मैं इसलिए वन शॉट वीडियो अभी नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है ना स्टार्टिंग के, ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना फिजिक्स के, वो बिल्ड करते हैं। तो अगर मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो 2-2.5 घंटे का एक वीडियो बनेगा। और अगर मैं उसको कम करने की ट्राई करूँगी ना, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, जो मैं इस स्टेज पे नहीं चाहती हूँ कि छूटे। आपने अभी भी 11th में एडमिशन लिया है, 11th की फिजिक्स पढ़ने लगे हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं वन शॉट वीडियो अभी नहीं डाल रही हूँ। बट येस, चैप्टर के एंड में, मैं हर चैप्टर के एंड में मैं ट्राई करूँगी कि मैं वन शॉट वीडियो डाल दूँ, ताकि आपके उस पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाए। ओके, बहुत सारी बातें हो गई। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्पीड एंड वेलोसिटी करवाया था, वो कंप्लीट हो चुका था। उसमें एक टॉपिक रहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मैं भी करवा दूंगी। उसके साथ साथ ही आज हम लोग कवर करेंगे एक्सीलरेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपके जो एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे तो मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखो, स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि स्पीड में हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, और वेलोसिटी के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं एवरेज स्पीड बताऊं तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और वो पॉजिटिव नेगेटिव वो सब लोग, मैं सब चीज़ें मैंने आपको टेबल में बता दी। वो सेम चीज़ यहाँ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में भी अप्लाई होता है, कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो वो सब चीज़ें मैं फिर से नहीं बताऊँगी। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। डिफरेंस क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड ले लो आपकी, 1 घंटे में। 1 घंटे में कोई गाड़ी ले लो, कोई भी एग्जांपल हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी बस की बात करती हूँ, कि बस मेरे घर से स्टार्ट हुई और आपके घर से स्टार्ट हुई और कोचिंग पे जा रही है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर होता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ 50 किलोमीटर। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आपने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया है, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर अपॉन 1, दैट इज 50 किलोमीटर 1 पर आवर, दिस इज 1 आवर। तो ये जो वेलोसिटी है ना, वो एवरेज वेलोसिटी के ओवरऑल पूरी जो जर्नी है ना, उसके अंदर आपकी वेलोसिटी क्या रही थी। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे कि आपके घर से निकलने के बाद कोई एक ना जगह आ रही है, कोई सोसाइटी आ रही है, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ओवरऑल जर्नी की बात करें कि जितना भी आपने ट्रैवल करा है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उस ड्यूरेशन में आपकी वेलोसिटी क्या थी, वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे इस टाइम पर मेरी गाड़ी की या जो भी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है ना, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे, किसी क्षण पे। आई थिंक हिंदी में इसको क्षण कहते हैं। एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर आप ये सोचो कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी सेम है, तो नहीं है। एक ही कंडीशन में ये सेम हो सकती है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वो एक ही वेलोसिटी से पूरे के पूरे टाइम में चले। उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी 2-3 बार ले चुकी हूँ और अभी भी बताती हूँ। अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, या फिर मैं बोलूँगी एक सिटी से दूसरे सिटी आप जा रहे हो,
तो उस बीच में काफ़ी स्टॉप्स आएंगे, काफ़ी जगह वो ट्रेन रुकेगी, काफ़ी जगह कुछ टनल आएगा, कुछ होगा, हिल स्टेशन या कुछ ऊपर की जगह होगी, तो वहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी कम होगी। फिर कुछ नहीं होगा, क्लियर होगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ सकती है। अगर पास से कोई ट्रेन निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी बता दी, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये सारे के सारे टाइम पे 40 किलोमीटर से नहीं चल रही है। कहीं पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर कोई स्टेशन आया, वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। कुछ टनल है, टनल के अंदर आपको धीरे चलानी पड़ेगी गाड़ी, तो वहाँ पे मे बी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए। और अगर कुछ भी नहीं है, प्लेन चल रही है, तो मे बी ये 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ऑन एन एवरेज हम लोग बोल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज हमने बोला है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो ओवरऑल जर्नी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है और कितने टाइम में करी है, उससे पता पड़ता है। लेकिन हम इस एवरेज वेलोसिटी से ये नहीं निकाल सकते कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे गाड़ी की या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी। उसके लिए हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। एक बार और समझा देती हूँ। एवरेज वेलोसिटी होता है कि आपने पूरी ओवरऑल जर्नी में आपकी वेलोसिटी क्या थी। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब ये कैसे फाइंड करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ बना देती हूँ। दिस इज़ टाइम t एंड दिस इज़ डिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये होना चाहिए इफ़ x इज़ प्रोपोर्शनल टू t², ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इस केस में हमको निकालना है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। अगर मैं पूरे ड्यूरेशन की बात करूँ तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन मुझे बस इसी पॉइंट पे ले लेते हैं, पॉइंट P हो गया, तो इस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप कैसे निकालोगे वेलोसिटी का मैं सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखती हूँ। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, दिस पॉइंट, क्या मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता होगा? आप फाइंड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट? नहीं हो सकता। किसी एक पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक छोटा सा टाइम इंटरवल चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी हो। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गए। तो अगर हम दूसरी पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे तो सिर्फ एक पॉइंट पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल सी चीज़ है। चाहे हम छोटा सा टाइम इंटरवल लें, चाहे बड़ा टाइम इंटरवल लें, लेकिन हमको टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन तो लेना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने ले लिया कि ये छोटा सा टाइम पीरियड ले लिया, इतना सा। ठीक है, इस टाइम पे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स, और ये हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा डेल्टा टी। हाँ, तो हम इस टाइम इंटरवल में निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते। तो हम लोग लिख देते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी होता है ना, ये मैंने अपने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, ये छोटा इंटरवल ज़रूर है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो उस केस में हमको चाहिए वेरी स्मॉल पीरियड। दिस टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, बट नॉट जीरो के एकदम पास में होना चाहिए। जीरो से एकदम माइक्रो, मतलब होता है ना, नैनो सेकेंड जितना टाइम होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये तो हो गया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसी पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है ना, वी इंस्टेंट लिख देती हूँ मैं, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी दैट डेल्टा टी इज टेंड्स टू जीरो। ये चीज़ मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताई थी कि जब हमको लेना है ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके अंदर हमको एक छोटा सा टाइम इंटरवल चाहिए। तो उसके लिए हमको इस डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो करना पड़ेगा। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो की तरफ, नॉट जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी से।
जब हमारा जो टाइम का लिमिट लग जाता है ना, या फिर टाइम को हम लोग बोल देते कि टाइम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो, ज़ीरो के पास में, ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के पास में, तो ये जो डेल्टा है ना ये डी बन जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब होता है ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये हमारा जो होता है ना वो बड़ा में आएगा और ये छोटा आएगा। अगर डेल्टा लगता है तो इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा टाइम इंटरवल है, लेकिन जब डी लगता है ना तो इसका मतलब इट्स वेरी स्मॉल। इसका मतलब आपने यहाँ पे लिमिट लगाई कि टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो हम लोग एक बार इसको और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी एक्स अपॉन डी टी हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीज़ तो हो गई, लेकिन आपको ये टर्म याद आ रही है? मैंने इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। ये जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेसिकली अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसका t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेसिकली जब हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और वो जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना वो टी का फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो x है ना इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमने सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, इसलिए आप पहले वो जाके चेक करना ताकि आपको ये चीज़ इजीली समझ में आए, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या नई चीज़ आ गई है, ठीक है। तो जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये है डिस्प्लेसमेंट, अगर ये टाइम का फंक्शन है ना तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे ना तो वो जो वैल्यू आएगी ना वो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, उस क्वेश्चन में भी यही होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा टाइम की फॉर्म में, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और फिर आपका वेलोसिटी निकल जाएगी। इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे बाद में ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है एक्सेलरेशन। सबसे पहले जो बुक में जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो डिफरेंशिएशन होता है, आपने पढ़ा भी होगा, अभी तक तो बुक में पढ़ भी लिया होगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वैसे तो रेट की बात करते तो हम टाइम आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर उस वेलोसिटी में चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि ये हमारा टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। टाइम t1 पे हमारी वेलोसिटी v1 थी और टाइम t2 पे हमारी वेलोसिटी v2 थी। तो ये जो a होना वो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2। ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं वेक्टर में लिखती हूँ, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर एरो लगा के, v2 माइनस v1, यही हुआ ना चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v1, तो चेंज कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। और टाइम मतलब टोटल टाइम, जितने टाइम में चेंज हुआ वो भी क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो विच इज टाइम t2 माइनस t1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अगर इसी चीज़ को मुझे लिखना होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब हमने वेलोसिटी की बात करी ना, तो वेलोसिटी था चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और जब हमने एक्सेलरेशन की बात करी ना, तब क्या था, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। अब ठीक है, हमने बात कर ली चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी और ये डेफिनेशन वगैरह डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, मैं तो बताऊंगी। तो एक्सेलरेशन होता है किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात कर रहे हैं, और हम लोग एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं वेलोसिटी की फॉर्म में। तो इसका मतलब वेलोसिटी का बढ़ना टाइम के साथ में, v और t दो टर्म्स आ रही है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का टाइम के सामने चेंज। मैंने पहले बढ़ना बोला, सॉरी बढ़ना नहीं हो सकता, चेंज होगा, बिकॉज ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, और ये अगर ये ज़ीरो हुआ तब तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझाते हैं। पहले एक चीज़, आपने बाइक तो चलाई होगी, अगर किसी ने बाइक नहीं चलाई तो आजकल तो साइकिल्स में भी एक्सेलरेटर आता है, और कार वगैरह चलाई हो तो उनमें तो एक्सेलरेटर होता ही है। तो आपको क्या लगता है कि बिना एक्सीलरेटर के क्या गाड़ी चल सकती है? कोई भी गाड़ी, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, ये मुझे कमेंट करके बताना कि उसमें एक्सीलरेटर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमने एक्सीलरेशन की बात कर ली कि डी वी अपॉन डी टी एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये हमारा टाइम मैं ले लेती हूँ इधर और ऊपर ले लेती हूँ वेलोसिटी। ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड, ये हो गया 6 सेकेंड, ये हो गया 8 सेकेंड, सेकेंड है, ठीक है ये। और 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा? मैं कोई 2 पॉइंट ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइम इंटरवल ले लिया, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 4 - 4 अपॉन 4 - 2, तो ये तो जीरो ही होगा ना, बिकॉज ये जीरो है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल पूरे के पूरे पाथ पे, पूरा का पूरा जो उसका मोशन है, अगर वो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, टाइम चेंज इज क्रॉस, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और ये वेलोसिटी आप देख लो, ये हमारी वेलोसिटी है, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। वो यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड थी, और आगे भी 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है जब भी किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की हम बात करें जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इनिशियली उसने जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड, और एंड तक अगर वही वेलोसिटी रहती है ना, तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन कहाँ से आया? तो जीरो हो जाएगा, और वो हमने फॉर्मूले से प्रूव भी कर लिया है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा, अगर वो कम हो रही है ना तो इसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेट हो रही है। डी एक्सीलरेशन इसका मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, होती है ना। आपने यहाँ से स्टार्ट करा, एक दिन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कुछ टाइम पे कम हो गई, फिर कहीं पे ज़ीरो हो गई, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो ये वेलोसिटी जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज होगा ना, वो एक्सेलरेशन होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव कब होगा? जब टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। और ज़ीरो कब होगा? जब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। जिस टाइप से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे, उसी टाइप से एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसके साथ डायरेक्शन भी है और इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सीलरेशन की बात। इसमें आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने जितना सिंपल तरीके से, जितनी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकती थी उतना सिंपल मैंने बोलने का ट्राई करा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी टाइम का चेंज टाइम के साथ
वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ कितना होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज़ आती है कि हम लोग ले लेते हैं कि अगेन वी हैव अ पार्टिकल ए, पार्टिकल ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये पार्टिकल ए है और ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये x इजिकल टू 0, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, और ये ले लेते हैं x इक्वल्स टू 5। ये पार्टिकल इतना ट्रैवल करता है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 मीटर। तो क्या मैं इस पॉइंट पे ये बता सकती हूँ कि पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा, क्या मैं बता सकती हूँ? सिर्फ अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या मैं ये बता पाऊंगी? आप खुद देखो कि मैंने बोला है कि ये इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू 0 था, ये x इक्वल्स टू 5 पे चला गया। अब मुझे इस 5 पे इसकी डायरेक्शन बतानी कि अब ये आगे कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, किधर जाएगा, क्या मैं इसकी डायरेक्शन बता पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस नहीं बता पाऊंगी। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी भी नहीं बता सकते हो, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो फिर ऐसा क्या गिवन होगा जिससे हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने यही वाला ले लेती हूँ कि इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 है, x इक्वल्स टू 5 पर इसकी वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, 5 ले लेते हैं आई कैप, ठीक है। वैसे आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, पर मैं इन जनरल बता देती हूँ। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, ये 4 होते हैं, ये हो जाएगा आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है माइनस आई कैप, और ये होता है माइनस जे कैप। तो मैंने बता दिया कि इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 5 आई कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 आई कैप का मतलब है, इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इससे हमको पता पड़ा ना किस डायरेक्शन में जाने वाला है। डिस्प्लेसमेंट में हमको ये नहीं पता, हमको पता है कि इतना उसने ट्रैवल किया है, यहाँ से वहाँ गया है, लेकिन वो आगे कहाँ जाएगा वो हमको नहीं पता कि किधर जाएगा, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन जब हमको वेलोसिटी पता है ना कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन से हमको पता है कि हाँ अब ये इधर जाएगा, अब ये उधर जाएगा, किधर जाएगा। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक से सिर्फ एक चीज़ क्लियर हो रही है, एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है कि किधर मूवमेंट होने वाला है, तो उसमें हमको वेलोसिटी चाहिए। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता सकते, सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। आपका नीट का एग्ज़ाम हो चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, जो ग्राफ वाला टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ के क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, एक क्वेश्चन चाहे वो किसी भी टॉपिक से आए, और इस यूनिट से तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने खुद ने पिछले साल के पेपर्स देखे हैं और हर साल एक ना एक ग्राफ का क्वेश्चन तो रहता ही है। तो ग्राफ का क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। जब हमने वेलोसिटी की बात करी, मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, आप ये मत बोलना कि अरे मैम अब डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कहाँ गया है। सिर्फ ग्राफ का एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल टर्म्स में लिख रही हूँ। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब हम इसको इंस्टेंटेनियस के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर इसको सिर्फ वी लिखते हैं, वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। और हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जो डिफ्रेंशिएशन टर्म होती है ना, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। कि अगर मैंने ग्राफ बनाया टी में और ये एक्स में, और ये हमारा ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ले लो किसी दो पॉइंट पे, ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी विच इज़ स्लोप, एंड स्लोप क्या होता है, छोटा सा ले लो ये स्लोप, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा, तो ये टेन थीटा होता है, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये रिप्रेजेंट करता है डिफ्रेंशिएशन को। बेसिकली अगर मैं x और t के बीच में ग्राफ बनाऊँ ना, तो उसका जो स्लोप होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को।
बिकॉज dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। उसी टाइप से अगर मैं ग्राफ बनाऊं टाइम में और वेलोसिटी में, तो उसका जो स्लोप आएगा ना, कोई भी स्लोप ले लो, dv/dt, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को। तो इस चीज़ से ये क्लियर होती है कि x और t के बीच में ग्राफ है तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, 3 टाइप के ग्राफ बनाते हैं। हमने सबसे पहला ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा, और ये ग्राफ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं अगेन टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक और ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, सेम पैरामीटर सेम है, टाइम के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और ये हम लोग ले लेते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ कि इन तीनों के अंदर किसमें एक्सीलरेशन, हम लोग एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन किसमें पॉजिटिव होगी, किसमें नेगेटिव होगी, किसमें ज़ीरो होगी, या फिर और भी कुछ वैल्यूज़ रहती है तो वो भी कितना होगा। 2 सेकंड का पॉज लीजिए वीडियो को और इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रही हूँ जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं हो या पढ़ चुके हो। तो आप पॉज करके खुद बताने की ट्राई करिए, वरना फिर मैं तो बताऊँगी। तो ठीक है, अभी हम लोग बताते हैं, अगर आपको आया होगा तो आपने गैस कर लिया होगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस ग्राफ की। सबसे पहली बात मैंने बोला था कि यार x और t के बीच में जो ग्राफ होता है ना, वो तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी होता है ना dx/dt, तो x और t के बीच का ग्राफ वेलोसिटी बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे निकालें। हाँ, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को भूल जाओ, अब वेलोसिटी निकालो। तो मैं जब भी किसी ग्राफ की पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे ना, तब उसके एंड पॉइंट की बात करेंगे। हमको इन जनरल ये नहीं पूछा हुआ है कि इनिशियली कितना है, या इस पॉइंट पे कितना है, या इस पॉइंट पे कितना है, नहीं पूछा है ना। तो हम लोग ओवरऑल या जो फाइनल जो स्टेज होगी ना, वहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि x और t का जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। टाइम के साथ बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन भी है, उधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्राफ की, वही हमको सेम करना है, एंड पॉइंट पे बना दो स्लोप। अब यहाँ पे आप ऐसे स्लोप तो नहीं बना सकते ना, स्लोप तो देखो ऐसे ही बनेगा। इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप बनाना है, यहाँ पे आप चेक करो वेलोसिटी, x/t वेलोसिटी होता है, वो टाइम के साथ कम हो रही है, नीचे जा रही है। आप देखो ये x तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और t कम हो रहा है, ये c। तो अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी, बढ़ रही है, कम रही है, आपको क्या लग रहा है। देखो टाइम के साथ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कम हो रहा है। टाइम हमारा ऐसे बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कम हो रहा है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कम हो रहा है, नेगेटिव है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। अब मैं बात करूँ इस ग्राफ की, तो यहाँ पे आप चेक करो टाइम के साथ यहाँ पे आपको जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जहाँ से स्टार्ट करा था एंड तक वही वेलोसिटी देने वाली। अब यहाँ पे चेक कर लो तो भी सेम आएगा, यहाँ पे चेक कर लो तो भी सेम आएगा, दोनों जगह सेम आएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। ये मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। सॉरी। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ्स थे,
इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं करना है। अगर हमको ऑन एन एवरेज पूछा है, हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा है, तो जो भी फाइनल सिचुएशन दिख रही है ना, वहाँ पे आप स्लोप बना दो। स्लोप बनाने के बाद आप देखो कि वो ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप चेक करो, डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये तो बात हो गई एक्स और टी ग्राफ की। अब हम लोग बात करते हैं वीटी ग्राफ की। यहाँ पे तो हम लोग इनडायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे कि पहले हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ रही थी, फिर हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ रहा था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं अब कि सीधा वी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला लेते हैं ये वाला, ये हो जाएगा हमारा टाइम और ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, और ये मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है वी नॉट। दूसरा ग्राफ लेते हैं, सेम है, पैरामीटर्स टाइम टी, वेलोसिटी वी, और ये कुछ है हमारा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट। फिर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं कुछ ऐसे, ये हो जाएगी वी नॉट, और ये हो जाएगा टाइम टी, ये हमारी वेलोसिटी है v, लेकिन ये माइनस है क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, जो नीचे वाले ग्राफ अब जब वेक्टर्स पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो ये एक्सिस के नीचे वाला होता है ना, वो नेगेटिव होता है, इधर वाला भी नेगेटिव है और इधर वाला भी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा v0। अब मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में किस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में कांस्टेंट है, क्या सिचुएशन चल रही है इधर। ग्राफ एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछले में पढ़ा था। ये देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ये टाइम है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है ना, ऊपर की साइड जा रही है। वी नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये बढ़ रही है। जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब अगर इस केस में बात करें तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी लेकिन टाइम के साथ साथ ये कम हो गई, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज टाइम के साथ एक्सीलरेशन कम हो रही है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। डायरेक्शन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टी एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो डायरेक्शन को मैं डी लिख देती हूँ, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव में डायरेक्शन बढ़ा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा -2, तो जैसे जैसे हम धीरे जाएंगे ना, जैसे ये 0 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, तो नेगेटिव में बढ़ रहा है। नेगेटिव में बढ़ना मतलब एक्चुअल में तो कम ही होना होता है ना, नेगेटिव में बढ़ना। एक जगह -2 है, एक जगह -5 है, तो अगर आपको बेसिक मैथ्स के रूल पता है तो आपको पता होगा कि -2 ज्यादा होता है, -5 कम होता है। जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वो बढ़ना कम होने के बराबर होता है। तो ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कम हो रहा है, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, हम लोग नेगेटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन तो होगा नेगेटिव, और जो डायरेक्शन है ना वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिंपली आपको किसी चीज को याद नहीं करना। देखो आजकल के टाइम पे ना मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखती हूँ तो बहुत ज्यादा फिजिक्स की ट्रिक्स आती है कि आप ऐसे सॉल्व कर दो, ऐसे सॉल्व कर दो। ट्रिक्स कब काम आएगी, जब पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, पहले आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी में क्या वो पता ही नहीं और आपने रट लिया कि ये ट्रिक ऐसे सॉल्व करना है। कभी भी आप ऐसा करके कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जो भी स्टूडेंट्स ट्रिक्स याद करते हैं ना, वो पहले उसका थ्योरी, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में आप ट्रिक की बात करो। हाँ मुझे कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं कहीं अटक गया ना तो मैं ट्रिक को छोड़ के जो एक्चुअल मेथड है ना उससे सॉल्व कर सकता हूँ। तो सिर्फ ट्रिक पे मत जाओ, पहले कॉन्सेप्ट पे देखो। तो यहाँ पे आपको रटना ही कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ये होगा, वैसे होगा नहीं। सिंपली आपको समझने की कोशिश करनी है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो ठीक है,
यही इतना ही है हमारे पास एक्सीलरेशन के अंदर। आपकी बुक्स में भी आप चेक कर लेना, अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलता है तो मुझे बताना, मैं उसे पढ़ा लूँगी। लेकिन जितना मुझे पता है बुक से ज़्यादा ही मैंने आपको बताया है, उससे ज़्यादा ही मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद में जो चीज़ रहती है ना कि थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली, वो रहती है न्यूमेरिकल्स। देखो मैं यहाँ पे ना एक एक न्यूमेरिकल नहीं करवा सकती हूँ, विच इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक न्यूमेरिकल करना। तो आप ट्राई करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, चाहे कहीं पे भी मिले, न्यूमेरिकल की ना मतलब वो प्यास रखोगे, यहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले लूँ, यहाँ से मिल रहा है वहाँ से, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कोई भी सेंटर हो, किसी के भी नोट्स हो, न्यूमेरिकल सब सॉल्व करो। चाहे आपने करा हुआ है ना उस पैटर्न का कि अरे नहीं इस टाइप की तो मैंने करे हुए, फिर भी आप करो। बिकॉज काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जो सिंपलेस्ट आपको लगता है ना कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसमें भी आप अटक जाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो तो इसलिए चाहे टॉपिक इजी हो चाहे टॉपिक टफ हो, कैसा भी टॉपिक हो, आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने चाहिए। तो अभी हम लोग भी कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर के जेईई के या नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ चुका है, कब का तो पता नहीं बट आ चुका है ये क्वेश्चन। तो वी हैव ग्राफ बिटवीन टाइम, सॉरी इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, और हमको ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा। अब आपको बताना है कि क्या ये ग्राफ या जो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा है x वर्सेस t ग्राफ का, तो क्या ये ग्राफ सही है, बेसिकली इट इज वैलिड और नॉट वैलिड, वो चीज आपको बतानी है। खुद से ट्राई कीजिए पहले करने का, 2 सेकंड का पॉज रखिए, मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कि ये क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। और ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे मन से क्वेश्चन बना दिया है। तो आप पहले खुद करिए, ठीक है, अगर आपको आया होगा तो आपने कर लिया होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि पहली चीज हमारे दिमाग में आएगी न्यूमेरिकल से कि यार नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछा है, कैसे करना है, कि ये ग्राफ सही है नहीं सही है, हम लोग कैसे पता करें। तो सबसे पहले ग्राफ को देखिए, और आप कोई भी आपको ग्राफ लगता है ना, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट ए और यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा टाइम t1, और ये देखो टाइम तो सेम ही रहेगा ना दोनों में, क्योंकि सेम लेवल पे मैंने लिया है, तो ये भी हो जाएगा टाइम t1, लेकिन पोजीशन हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी x2। सॉरी। अब आप लोग बताइए कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए, अब आप फिर से सोचिए कि अब आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया कि मैं क्वेश्चन में क्या पूछना चाहती हूँ। एक ही टाइम पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी 2 पोजीशन है, टाइम सेम है t1 पे, इस t1 टाइम पर 2 पोजीशन आ रही है x1 एंड x2। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप एक ही टाइम पे 2 जगह पे हो सकते हो क्या? एक ही टाइम पे आप स्कूल में भी हो और एक ही टाइम पे आप लोग घर पे भी हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्या आपका टाइम सेम है, आपको शाम को 5 बजे पूछा गया, आप शाम को 5 बजे स्कूल में भी थे और शाम को 5 बजे घर पे भी थे, ऐसा पॉसिबल है? कोई मिरेकल हो जाए, कोई एलियन आ जाए तो बात अलग है, बाकी ऐसा फिजिक्स की लैंग्वेज में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ से हमको ये पता पड़ रहा है कि यार एक ही पॉइंट पे, चाहे कोई भी ले लो, आप इधर ले लो तो भी सेम चीज आएगी, आप इधर ले लो तो भी सेम आ जाएगी, कि टाइम सेम हो रहा है लेकिन पोजीशन अलग अलग आ रही है, विच इज इम्पॉसिबल। एक ही टाइम पे आप 2 पोजीशन नहीं शो कर सकते हो, तो इसका मतलब ये ग्राफ वैलिड नहीं है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का था, आपको मतलब वर्ड्स में बताना था कि यस और नो ये वैलिड है या नहीं है। तो दिस इज नॉट वैलिड, तो आंसर इज नो। ओके, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल और करा देते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंस 2020 में आ चुका है, दैट्स व्हाई मैं करवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग बताना, मुझे कंफ्यूजन है कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा है देखने वाले, तो मुझे बताना, तो मैं क्वेश्चंस को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। बट मुझे लगता है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं ट्राई करूँगी मैं थोड़ा हिंदी में भी क्वेश्चंस को बता सकूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बताया था, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा दिखे चाहे कितना ही छोटा दिखे,
स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी डेटा गिवन है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो। अगर डायग्राम से रिलेटेड कुछ पूछा है तो अकॉर्डिंगली आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद में सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छा ये निकालना है, उससे आप पहले ही नर्वस हो जाते हो, तो ये चीज नहीं करनी। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं कि टू बसेस P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब दो बस है P and Q स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और सेम टाइम पे मूव कर रही है। अगर ये t इक्वल्स टू 0 पे है तो ये भी t इक्वल्स टू 0 पे है एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय जो x p है ना, ये पोजीशन बता रखी है। इसका मतलब ये फंक्शन है, जो ब्रैकेट में t दे रखा है ना, इसका मतलब ये टाइम का फंक्शन है। और क्या गिवन है, अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर, और एक्स क्यू जो दे रखा है ना, एक्स क्यू टी, वो दे रखा है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। अब आपको पूछा है कि एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, कि आपको ऐसा टाइम निकालना है जिसपे दोनों बसेस की वेलोसिटी सेम हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपको गिवन है तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर मैं p की बात करूं तो क्या हो जाएगा, dxp अपॉन dt, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ t, और ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, वैसे आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होना चाहिए लेकिन नहीं गिवन है, मैं बता रही हूँ। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, और अगर उसके साथ में कुछ वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा, अगर सिर्फ अल्फा होता है ना तो 0 हो जाता है, लेकिन अल्फा के साथ t है तो इसका मतलब अल्फा एज इट इज। और t का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन बहुत ही मतलब फॉर्मूला के हिसाब से कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। t की पावर कितनी है 1, तो एक 1 आगे आ जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ऐसे ही होता है ना कि पावर आगे आ जाती है, पीछे हम लोग कम कर लेते हैं। प्लस बीटा, t का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा t 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा t। और अगर मैं निकालूं dx q अपॉन dt, वो कितना हो जाएगा vq, ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेम इसी टाइप से f, और t का 1 हो जाएगा f माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, बेसिकली दोनों की वैल्यू और दोनों की वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, मैं ये चीज हटा देती हूँ। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा टाइम है जिसपे दोनों की वेलोसिटी सेम हो। टाइम को छोड़ो, आपको बोला है वेलोसिटी सेम, तो आप वेलोसिटी को इक्वल कर दो, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल्स टू एफ माइनस 2t, एफ माइनस 2t। अब आपको टाइम पूछा है तो आप इसको सॉल्व करके टाइम ले आओ, तो हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 बीटा टी प्लस 2t इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा। मैंने सिर्फ इधर से उधर करा, कुछ भी नहीं करा। अब इसमें से आपको t कॉमन ले लो, तो ये जो कितना कॉमन आ रहा है 2t कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा। इसको हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बीटा, 1 प्लस बीटा लिख देते, ये हो जाएगा हमारा टाइम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। वेलोसिटी पूछा है, पहले वेलोसिटी निकालो, फिर इक्वल का पूछा है, दोनों को इक्वल रख दो, फिर पूछा है टाइम, तो टाइम निकाल दो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवाना चाहती हूँ। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी मेंस में, जेईई मेंस में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपके एक ही ग्राफ में 2-3 टाइप के ग्राफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। ये वाला ग्राफ हमको गिवन है, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। अब हमको द मोस्ट सूटेबल AX ग्राफ विल बी, हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ गिवन है और हमको एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ दे रखे 4, हमको ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम इस ग्राफ को देखते हैं, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुझे पता है ये नेगेटिव है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो,
फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये 2 पॉइंट, यहाँ पे ले लिया वेलोसिटी, ये हो जाएगा v1 ले लो, v2 ले लो, ये x1 ले लो, ये x2 ले लो। अब हमको निकालना है dv/dx, ठीक है ना। जो भी 2 पैरामीटर दे रखा होगा हम उसी का निकालेंगे ना। हमको यहाँ पे t नहीं दे रखा, हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम लोग निकालेंगे v/x, दैट इज dv/dx। तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन। इसकी फाइनल पोजीशन मतलब जो भी 2 पॉइंट लिए ना उसमें जो बाद वाली पॉइंट है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, तो ये हमारी पहली पॉइंट होता है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो कि v2 बड़ा है या v1 बड़ा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। इसका मतलब v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो ऐसे v मूव कर रहा है ना, ऐसे, तो मतलब v1 ज़्यादा होगा और v2 कम होगा। v2 कम है तो इसका मतलब अपन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और x2 माइनस x2 बड़ा और x1 छोटा, तो ये पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस चीज़ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि dv/dx मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है dv/dx है वो नेगेटिव है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है vx और हमको निकालना है ax। हमने ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं यार, हमने वेलोसिटी निकाली तो x और t के बीच का ग्राफ था, एक्सेलरेशन निकाला तो v और t के बीच का ग्राफ था। अब ये जो ऑड सा कॉम्बिनेशन दिया है इसको क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी है, v और x तो अपन गिवन है तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। हमको निकालना है एक्सीलरेशन, तो हम लोग लिख देते हैं एक्सीलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है dv/dt। लेकिन हमको टाइम का जो पैरामीटर है वो कहीं पे गिवन ही नहीं, हमको x इन्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको इस t को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a = dv/dx एंड dx/dt लिख सकती हूँ ना। dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचना तो dv/dt है। बेसिकली मैंने dx से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, और इसको ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाए, a = dv/dx हमको क्वेश्चन में गिवन है, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको मैं लिख देती हूँ वेलोसिटी। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ को सॉल्व करने के लिए लिख सकती हूँ a = dv/dx जो कि गिवन है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपका जो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, मैं इसको पहले साफ कर लेती हूँ, जो मैंने करा है ये। ठीक है, अब आप देखो कि क्वेश्चन में हमको एक्सीलरेशन निकालनी है। सबसे पहले इस पॉइंट पे आप सारे नीचे वाले 4 ग्राफ्स को भूल जाओ, आपको जो इनपुट में जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो देखो। v0 वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ये तो आपको पता है ना, ये सबसे ऊपर है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब मुझे इस v0 पे निकालना है एक्सीलरेशन। तो मेरा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dx। इस पूरे के पूरे ग्राफ में dv/dx तो नेगेटिव ही रहने वाला है, चाहे अपन यहाँ लो, यहाँ लो या यहाँ लो, कहीं पे भी लो, dv/dx इज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v0 है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का v0। अब आपको इन चारों में चेक करना है कि कहाँ पे इस v0 वाली पोजीशन पे माइनस का v0 एक्सीलरेशन आएगा। सबसे पहले ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये सिर्फ पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पर कहीं पे कोई नेगेटिव वाला स्केल है ही नहीं। ये वाला भी हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ में वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। वो चाहे किसी भी पॉइंट पे लो, स्लोप नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब ये 2 चीज़ है जो नेगेटिव में डील कर रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट पे सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना हमारा ग्राफ, वहाँ पे एक्सीलरेशन होनी चाहिए नेगेटिव। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो हम लोग एक बार इन दोनों को लेके चलते कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप देखो आपका फाइनल पॉइंट, सबसे पहले हमको ग्राफ का इनिशियल और फाइनल पॉइंट देना। अगर उससे क्लियर नहीं होता है तो हम बीच वाला पॉइंट लेंगे। हमने इनिशियल ले लिया, आप फाइनल पॉइंट ले लो x0 पे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dx तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, वेलोसिटी इज 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0, तो ओवरऑल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आप इन दोनों में से देखो कि कहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो रही है। इसमें तो हो ही नहीं रही है, ये तो टाइम के साथ कम हो रही है, तो ये भी क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे जीरो हो रही है। तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो इस ग्राफ से मैच करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो आपको सबसे पहले जो भी पैरामीटर्स दे रखा है ना उसमें कन्वर्ट करना है, फिर अकॉर्डिंगली इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेके सॉल्व करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम कैसे दे सकता हूँ, लेकिन जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप मानोगे नहीं, सिर्फ ग्राफ्स के आपको हंड्रेड्स प्लस में ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप देख के ही बता सकते हो कि ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे और मेरा IIT निकल जाए, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और सब मज़ा आता है, मतलब मुझे तो मज़ा आता है, जब आपसे भी सॉल्व होने लग जाएंगे ना तब आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखना, पढ़ाई करना, एंड थैंक यू।